liquids. अब बेटे इसमें हम पढ़ चुके वेपर प्रेशर, evaporation, बॉइलिंग पॉइंट। आज का बेटे हमारा टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट। एज वी नाउ बेटे हम कहते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं बनिस्बत सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के। अब ये भी कहा जाता है कि ये इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेसेस हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं बट नेग्लिजिबल होती हैं। जैसे जैसे हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं, सपोज ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जिसको हम रूम टेम्परेचर का नाम दे देते हैं, तो ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बढ़ता चला जाएगा और स्टेट ऑफ मैटर जो है वो तब्दील होती चली जाएगी। मतलब यहाँ पर ये लिक्विड हालत में था, यहाँ पर इस स्टेज में ये गैसियस हालत में तब्दील हो गया। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये जो गैसियस कंडीशन और लिक्विड कंडीशन जो थी, जब दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ गए तो वो जो टेम्परेचर था वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाया। अब जैसे जैसे बेटे हम इनका टेम्परेचर कम करते चले जाएंगे, अब कर क्या रहे हैं हम? टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो भी कम होती चली जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इनकी कम होती चली जाएगी, उनकी मूवमेंट्स जो हैं वो भी कम होती चली जाएंगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो थोड़ी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, बिल्कुल करीब होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये तब्दील हो जाएगा किस स्टेट में बेटे? सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में तब्दील हो जाएगा? अब बेटे ये जो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड और सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कोएग्जिस्ट कर रही होती हैं या अभी सॉलिड हालत में तब्दील होना शुरू हुआ होता है, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इस टेम्परेचर को क्या नाम देंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब इसको एक और तरीका से भी हम डिफाइन करते हैं। वेपर प्रेशर पढ़ा था हमने, लिक्विड्स का वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड चेंज होने से वेपर प्रेशर चेंज होता है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते चले जाते हैं, वेपर प्रेशर भी कम होता चला जाता है। अब इस लिक्विड का जो उसकी लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर था, इसको जब हमने कम करना शुरू किया टेम्परेचर को, वेपर प्रेशर कम होना शुरू हुआ। अब जो वेपर प्रेशर इसका सॉलिड स्टेट में होगा इस लिक्विड का, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके बराबर हो जाए, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर at which
वेपर प्रेशर of a liquid becomes equal to the vapor pressure of its solid state, जो इसकी ठोस हालत के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। बात यहाँ पर समझ आई है? ये इतनी तमहीद बांधने की वजह सिर्फ ये बात समझाना थी। आप दोनों तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट को। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ दैट मैटर कोएग्जिस्ट, या a liquid just start to solidify, that temperature is called freezing point of that liquid. Yeah, the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the vapor pressure of that liquid at solid state, कि उसका जो solid state में, उसी शय का solid state में जो vapor pressure होगा, जब इसका वेपर प्रेशर उसके बराबर आ जाए, उसको हम कहेंगे ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। आपने देखा होगा, हमने एक बर्तन में पानी भरा, पानी भर के हमने फ्रिज में रख दिया हमारे फ्रीज़र के अंदर। पहले ठंडा होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो ऊपर एक हल्की सी तह उसकी बर्फ़ की बनना शुरू हुई। अब वो टेम्परेचर जो है जहाँ पर उसकी वो हल्की सी तह अभी ज़्यादातर लिक्विड हालत में मौजूद है, जहाँ पर हल्की सी तह वो सॉलिडिफाई होना शुरू हुआ, बिल्कुल वो जो टेम्परेचर होगा वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। अब बेटे तमाम जो हमारे पास लिक्विड्स हैं उनके फ्रीजिंग पॉइंट भी डिफरेंट होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते। उनकी वजूहात हमें पता है, पोलर होने की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कमज़ोर या ताकतवर होने की वजह से, उनकी पोलैरिटी पे डिपेंड कर सकता है। अच्छा जी, डाईइथाइल ईथर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट -116 है, मतलब 116 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में हम लेके जाएंगे तो तब जाके ये फ्रीज़ होगा। आपका इथाइल अल्कोहल -115, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब उसमें हमें माइनस की जाने की ज़रूरत नहीं है। एन ऑक्टेन, नॉर्मल, एन से मुराद नॉर्मल ऑक्टेन, एन ऑक्टेन -57 डिग्री सेंटीग्रेड। एसिटिक एसिड 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इनके डिफरेंसेस किस वजह से हैं? वही फैक्टर्स हैं जो बाकी चीज़ों में हमने पढ़े थे, जैसे एवेपोरेशन में, बॉइलिंग पॉइंट में। अच्छा बेटा, नेक्स्ट फिनोमेना दैट इज़ डिफ्यूजन, या नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक दैट इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बेटे हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ molecules due to random motion and collision to form a homogeneous mixture। गैसेस में तो बेटे हमें पता चला कि गैस मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से आज़ादाना हरकत करते हैं, वो अपनी ज़्यादा मिकदार वाले इलाके से अपनी कम मिकदार वाले इलाके की तरफ जाते हैं। तो लिक्विड्स में हम कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? बेटे हमने लिया एक बीकर, इसके अंदर हमने ऐडअप कर दिया वाटर। अब इसके अंदर एक कतरा हमने डाल दिया स्याही का, 1 ड्रॉप। क्या होता है?
जहाँ पे गिरा वहीं पे रह जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे बीकर के अंदर फैल जाता है और उसका रंग सारी का जिस रंग की हमारी वो इंक होती है वही रंग उस वाटर को। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिफ्यूजन हुई है। जहाँ पे हमने वो ड्रॉप गिराया वहाँ पे उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा थी। अब इनमें चूंकि इंटरसेलुलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस मौजूद हैं, ये मूव कर सकते हैं, इनमें भी मोशन मौजूद है, तो ये एक दूसरे में से गुजरेंगे, टकराएंगे और होमोजीनस मिक्सचर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये डिफ्यूजन का रेट जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन की रफ्तार, दैट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स। वो वैसे ही जैसे हमने पिछले पढ़े हैं। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब बेटे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यहां पे दो चीजों की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको देखनी पड़ेगी। एक, जिस लिक्विड के अंदर वो डिफ्यूज हो रहा है, अगर उसके मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस आपस में ज्यादा हैं तो वो इसको अपने अंदर हल नहीं होने देगा, डिफ्यूज नहीं होने देगा। ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। जो लिक्विड डिफ्यूज हो रहा है इसके अंदर, अगर उनके मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत हैं तो फिर भी वो आसानी से उसके अंदर डिफ्यूज, क्योंकि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को ही नहीं छोड़ रहे, फिर भी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होगा। स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लोअर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस enhances the rate of diffusion. Next bit is size of molecule. Next factor, अगर हमारे पास बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो उनका मूव करना, उनका क्लियन करना दूसरों के साथ आसान है? नो। बड़े साइज के जो लिक्विड्स होंगे उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होंगे। छोटे मॉलिक्यूलर साइज एक्टिव हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं, तो उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स इज स्लोअर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर द स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज। नेक्स्ट बेटे, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे कैसे? अगर बेटे एक राउंड शेप है मॉलिक्यूल की, फॉर एग्जांपल ऐसा है मॉलिक्यूल, इसको मूव करना आसान होगा या एक ऐसा है मॉलिक्यूल, इसको मूव करना आसान होगा? अगर तो उनकी शेप्स रेगुलर हैं तो तब उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा बनिस्बत किसके? विद इररेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स, उनकी निस्बत। नेक्स्ट बेटे, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मतलब क्या? मोशन उनकी बढ़ जाती है, तो डिफ्यूजन की रफ्तार बढ़ जाएगी। डिफ्यूजन तो डिपेंड ही उनकी मोबिलिटी पे कर रही है, जितनी तेज़ी से मॉलिक्यूल मूव करेंगे उतनी तेज़ी से उसकी डिफ्यूजन होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये किस पे डिपेंड करता है? जितनी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस ज्यादा हैं वो अपनी स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज होती चली जाएगी उसकी। जितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास हैं वो किसी और स्टेट ऑफ मैटर में होगा। मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बढ़ा
फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान और फासला बढ़ा, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अगर बेटे सॉलिड में हम देखते हैं इतने ही वॉल्यूम में जितना हमने वो गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए दिया, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अगर हम देखते हैं लिक्विड के लिए, लेट अस काउंट, गैसियस में उतने ही वॉल्यूम में, हमारे लिक्विड में 5.5 कह लो, 6 कह लो, हमारी सॉलिड स्टेट में अब वॉल्यूम एक जैसा है, जिसके मॉलिक्यूल ज़्यादा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि यही कहा ना हमने, और जिसके मॉलिक्यूल जैसे जैसे कम होते चले जाएंगे उनकी डेंसिटी कम होती चली जाएंगी। अब बेटे हम कहते हैं लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस, लिक्विड जो हैं वो गैसेस की निस्बत डेंस होते हैं, मतलब इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, या लिक्विड्स की डेंसिटी गैसेस की निस्बत। ये तो हो गया डेंसिटी की अपना एक एस्पेक्ट कि हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में देखें, बट डेंसिटी आल्सो चेंजेस अमंग लिक्विड्स, डेंसिटी लिक्विड्स में भी तब्दील होती है। जैसे आप एक गिलास लो पानी का, उसके अंदर आपने पानी डाला, इसमें आप ऑयल की 1 चम्मच डाल दें, वो किधर जाएगा? ऊपर ही रहेगा। हैं तो दोनों लिक्विड्स, हैं तो दोनों लिक्विड्स, होना क्या चाहिए था? मिक्स हो जाता, लेकिन ऐसा, इसकी क्या रीजन है? वाटर की डेंसिटी, जो आपने इसके ऊपर ऑयल डाला है ये कम डेंस है, हल्का है, इसीलिए ये लाइट है। ठीक हो गया, तो ये ऊपर तैरेगा। पानी डेंस है, वो नीचे। पत्थर आप पानी में फेंकते हो, ऊपर तैरता है नीचे बैठता है, उसकी वजह वो ज़्यादा डेंस है, पानी की निस्बत ज़्यादा डेंस है, नीचे चला गया। जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो लकड़ी, आप उतना ही पीसे कि लकड़ी का उठा के फेंको, वो क्या करेगा? उतना ही पत्थर उतनी लकड़ी। अब उस लकड़ी का, उस वुड के पीस की डेंसिटी जो है वो पानी की निस्बत कम है, इसलिए वो ऊपर फ्लोट करती है। ये जो आपका पत्थर है वो ज़्यादा डेंस है, पानी की निस्बत नीचे बैठ जाता है। यही रीज़न है आपके जहाज़, कश्तियाँ, वो पानी में तैरते हैं, कि वो डूबते क्यों नहीं? ये भी एक क्वेश्चन है कि वो डूबते क्यों नहीं। सर, उनके मास के लिहाज से उनका वॉल्यूम देखा जाए तो वो ज़्यादा होता है, हालांकि वो बड़े भारी भरकम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जाती हैं आपकी प्रोडक्ट्स, उनके बड़े बड़े कई 100 कंटेनर एक ही शिप के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन सर उसका वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा होता है। जब तक ये आपका सूरत हाल बरकरार रहेगी कि मैस जो है आपके वॉल्यूम के लिहाज से कम रहेगा, वो शय पानी के ऊपर तैरेगी और उसकी अपनी डेंसिटी पानी से कम होनी चाहिए। और जैसे ही उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी पानी से, मास बढ़ जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा, वो शय डूब जाएगी, वो शय डूब जाती है।